टेक पॉइंट के संजीवनी बैच में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। यह हम लोग का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। पहले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थ्योरी डिस्कस किया गया। सेकेंड क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। इस वीडियो को देखने से पहले स्टूडेंट थ्योरी पार्ट वाला वीडियो, जो पहला वीडियो है, उसको ज़रूर देख लें। तो आज हम फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या वाला, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस चीज़ पर आधारित है? विद्युत फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब जो है घर में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है, करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करंट के वैल्यू के कारण क्या होता है, H इक्वल टू हम लोग जानते हैं I²RT। अगर करंट का वैल्यू बढ़ा तो क्या होगा कि H का वैल्यू भी बढ़ेगा। H का वैल्यू बढ़ने से क्या होता है कि विद्युत फ्यूज जो है मेल्ट कर जाता है, कनेक्शन टूट जाता है और उससे हमारे घर में जितने भी लोड हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज किस चीज़ पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगर हम विद्युत फ्यूज का बात करें तो इसका क्या होता है, विद्युत फ्यूज में जो तार लगा होता है उसका क्या होता है, गलनांक कम होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा? तो सबसे पहले समय कितना है, 1 घंटा। समय को क्या करेंगे हम लोग, समय को हमेशा सेकेंड में लेंगे। 1 घंटा है तो उसको क्या करेंगे, सेकेंड में लेंगे। तो कितना होगा, 3600 सेकेंड। ठीक है। फिर आई कितना है, 0.5 एम्पीयर। तो 0.5 एम्पीयर है तो क्या होता है, Q इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, हम लोग फार्मूला देखेंगे। आई इक्वल टू क्या है, Q/T। इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा। आई इक्वल टू Q/T एक फार्मूला है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आई इक्वल टू Q/T। तो Q कितना है, Q निकालना है हमको। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो 0.5 इंटू 3600 कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा कि ये 1800 कूलम आ जाएगा। 1800 कूलम आंसर आ गया। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसी तरह क्वेश्चन 32 में क्या बोला, एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू कितना हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना है, -80। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। अगर मिली लिखा रहेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रो है, माइक्रो का साइन है, ये माइक्रो लिखा रहेगा 10⁻⁻6। और नैनो रहेगा तो 10⁻⁻9। तो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 80/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ 10⁻⁻6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 80/1.6, ये क्या कितना आ जाएगा, 50। तो 50 गुना 10⁻13। तो क्या हो गया, 5 इंटू 10⁻14। क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन लगभग में फार्मूला बेसी है। फार्मूला याद रहने पर सारा जो है क्वेश्चन जो है लगभग में बन जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा कितनी होगी? हमको पता है क्या होता कि P इक्वल टू क्या पढ़े थे, V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई, फॉर्मूला पर ही बेस है। तो पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट। वोल्टेज कितना है, 12 इंटू करंट। तो करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी, सीधी बात है। फ्यूज तार का गलनांक अभी कुछ देर बताए थे पहले। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। तो एक बात और याद रखेंगे, फ्यूज तार का गलनांक निम्न, और अगर हीटर तार रहेगा, हीटर तार का गलनांक उच्च होता है। ठीक। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किस चीज का स्रोत, विद्युत सेल करता क्या है, यह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा है, ऊर्जा में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत से स्रोत क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा का। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि, प्रतिरोधकता कहाँ पे आया था, रेसिस्टेंस वाले में, प्रतिरोध में, R इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। तो ये क्या है, रो ही है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है, पदार्थ बदल गया तो प्रतिरोधकता तो बदल ही जाएगा। ताप पर भी डिपेंड करता है, पदार्थ बदलने और ताप बदलने को छोड़ के यह किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो प्रतिरोधक का अगर आकार बदल जाएगा तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा, प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा। प्रतिरोधक का आकार बदल जाने से प्रतिरोध चेंज होता है। प्रतिरोधक का अगर आकार बदल देते हैं, लेंथ बदल देते हैं या फिर एरिया बदल देते हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध चेंज होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रतिरोधकता हमेशा सेम ही होगा। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता हमेशा सेम ही होता है, चाहे वो अगर 5 मीटर है फिर भी प्रतिरोधकता उतना ही होगा, 10 मीटर फिर भी उतना ही होगा प्रतिरोधकता। तो अगर पदार्थ नहीं बदल रहा तो उसका प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। तो प्रतिरोधकता हमेशा, प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है तो परिवर्तित नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका। अब हम लोग आगे देखेंगे। 250 वोल्ट 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिनों में कुल कितना यूनिट व्यय होगा। तो समय कितना हो गया, 30 दिन 8 घंटे कितना, अतिरिक्त 24, 240 आवर हो गया, 240 घंटे आवर हो गया। अब हम जानते हैं एक यूनिट में कितना होता है, एक यूनिट में 1 किलो kWh होता है, मतलब 1000 वाट आवर होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, सेकेंड में नहीं आवर में लिया जाता है। तो कितना वाट का है बल्ब, टोटल वाट कितना है, 100 वाट का बल्ब, कितना बल्ब है 5, तो 500 वाट, 500 वाट। अब क्या होगा, व्यय एनर्जी, व्यय ऊर्जा कितना होगा, वही यूनिट के रूप में आएगा। व्यय ऊर्जा कितना हो जाएगा, टोटल वाट गुना समय, यानी कि 500 गुना 240 कितना हो गया, 120 के, ये वाट हो गया, 120 गुना 1000 वाट। 1000 को हम क्या लिख देंगे, किलो, 120 किलो वाट। यहाँ आवर भी आएगा आवर। तो ये क्या हो गया, 120 यूनिट। एक यूनिट में 1000 किलोवाट में 1 किलोवाट आवर, तो 120 किलोवाट आवर में कितना, 120 यूनिट। तो क्या हो जाएगा, 120 यूनिट आंसर हो जाएगा। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा। अब इसमें देखिए, इसमें देखने पे क्या लग रहा है कि इसको हम कैसे बनाएंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा दो प्रतिरोध, एक मानते हैं R1, एक मानते हैं R2। तो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में हो गया, कितना बोला 50, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोला आप समांतर क्रम में कितना हो गया, तो समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध होगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ये कितना हो रहा, 8 ओम, 8 ओम। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, समय हमको बचाना है दूसरे क्वेश्चन के लिए भी, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जा रहा, इक्वेशन फर्स्ट R1 प्लस R2 50 दे रहा है, 50 दे रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इक्वेशन सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा क्वेश्चन। ऑप्शन बी में अगर रखेंगे, ऑप्शन बी में रखेंगे तो क्या हो रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, 10 और 40 सेटिस्फाई कर रहा। अब ऑप्शन इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं तो 10 गुना 400 बटे 50 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 400 बटे 50 तो 8 ओम आ रहा है। तो इक्वेशन सेकंड भी सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए
ऑप्शन बी भी हो जाता है। तो फिर उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हमेशा ये नहीं है कि इक्वेशन फिर इसमें से R1 R2 का वैल्यू रखते, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से R1 R2 का वैल्यू R1 प्लस R2 में रखते, फिर R1 इंटू R2 बराबर निकालते, फिर जो इस दोनों को सॉल्व करते तो थोड़ा टाइम टेकन था। लेकिन अगर हम ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं तो टाइम बच जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें उतना ही हम लोग के लिए सही होगा। लेकिन एक बात, इतना क्वेश्चन सॉल्व देखने के बाद यही लग रहा है कि सभी क्वेश्चन लगभग में फार्मूला बेस ही रहता है, बस उसको समझना है क्या पूछ रहा है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की इकाई, ये तो सब जानता, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। अगर प्रतिरोधकता की इकाई पूछ देता, प्रतिरोधकता की इकाई पूछ देता तो उसमें क्या होता? प्रतिरोधकता जो रो होता है, रो R इक्वल टू नहीं होता रो एल बाय ए। तो इस रो का यूनिट क्या होगा? इस रो का यूनिट क्या होगा? तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A इंटू एल। R का क्या हो गया? ओम हो गया, मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो क्या हो गया? मीटर, तो हो गया ओम मीटर। अगर हम कंफ्यूज कर रहे हैं तो अगर फार्मूला याद है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, ओम इंटू मीटर। ये हो जाता प्रतिरोधकता का। फिर बोला 39 नंबर, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना। तो वही समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस R3। इसको क्या हो गया? तो 1/R1 1/5, 1/10 और 1/15। ठीक है, 1/15 तो 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 11/30। 11/30 मार दें क्या? 11/30 आ गया, 11/30 ऑप्शन में हम मार दें क्या? नहीं। ये क्या निकला है? 1/R इक्विवेलेंट निकला है। क्या ये R इक्विवेलेंट है? नहीं। पूछ क्या रहा है कि कुल प्रतिरोध, मतलब उसके वो जो कुल प्रतिरोध कितना होगा समांतर क्रम में, उस चीज़ को पूछ रहा है। 1/ कुल प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ इसको रिवर्स करेंगे, R इक्विवेलेंट उल्टा दिए, वो 1/R इक्विवेलेंट को उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे 30/11। तो ऑप्शन सी। तो यही होता है, कभी कभी सब कुछ आते हुए अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो वहाँ 0 मार्क्स मिल गया। सब कुछ आ रहा था लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ R इक्विवेलेंट, यहाँ जो 11/30 निकला 11/30 मार देते। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, समांतर क्रम में हमेशा ध्यान रखना 1/R इक्विवेलेंट निकालने के बाद उसको हमको उल्टा करके ऑप्शन में मारना है। अगर 3 या 4 रेसिस्टेंस है तब, अगर 2 रेसिस्टेंस है, R1 R2 केवल 2 रेसिस्टेंस है तो इसका तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकलेगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, इसका डायरेक्ट निकलेगा। किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो तार का प्रतिरोध तो पता ही है, R इक्वल टू क्या क्या होता है? रो एल बाय ए। एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है। मीन्स इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर बात करें तो क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, अगर कंडक्टर का अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घटेगा। तो टेम्परेचर पर डिपेंड तो प्रतिरोध करता ही है। फिर तार की लंबाई भी पर भी करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, एरिया। तो क्या पे डिपेंड नहीं करता? आर्द्रता पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता पूछता तो केवल किस चीज़ पर डिपेंड करता? तापमान पर। तार की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र पर प्रतिरोधकता डिपेंड नहीं करता है। अगर वही विशिष्ट प्रतिरोध का बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि अगर पदार्थ चेंज हुआ तभी चेंज होगा। पदार्थ अगर 5 मीटर का है तब पर भी विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही होगा, 1 मीटर का है तब पर भी विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही होगा। लेकिन प्रतिरोधकता चेंज होता है, प्रतिरोध चेंज होता है। आमीटर को कहाँ हम लोग जोड़ते हैं? आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर को किस में? श्रेणी में, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस चीज़ में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर कोई पूछ दिया आमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? नेग्लिजिबल होता है, लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध
प्रतिरोध का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों लगभग शून्य। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग अनंत, अनंत मानते, बहुत ज़्यादा होता है, अनंत। अमीटर को कहाँ, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। श्रेणी और समांतर कहाँ पे, डी में, ऑप्शन डी हो गया। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पिछले में भी क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टाइप सेम है, एक ही टाइप का क्वेश्चन, उसका क्या न्यूमेरिकल डाटा चेंज करके बता दिया। उस समय 80 कूलम का पूछ रहा था, अभी पूछ रहा है 1 कूलम का। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू हम लोग देख ही चुके हैं, Q इक्वल टू N ही होता है। क्या N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या डाले, 1 इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डाले, फिर N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऊपर गया 10 टू द पावर 19/1.6। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 टू द पावर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आंसर आ जाएगा। यदि 12 ओम के प्रतिरोध का 18 वोल्ट से जोड़ दे, ये तो डायरेक्ट ओम के नियम पे है। V इक्वल टू क्या जानते हैं, 42 का V इक्वल टू क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR जानते हैं। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज 18 वोल्ट दिया हुआ है, I निकालना है। रेसिस्टेंस प्रतिरोध कितना, 12 ओम दिया हुआ है। I इक्वल टू 18/12 क्या हो गया, 1.5 एम्पियर हो गया। अब फिर आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 36 ओम प्रतिरोध के तार को n समान भागों में काटे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कितना आ जाएगा। अगर किसी प्रतिरोध को n बराबर भागों में काटेंगे, क्वेश्चन बोला 36 ओम प्रतिरोध के तार को n समान भागों में काटा जाता है। तो अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को n भाग में बांटेंगे, अगर उसका रेजिस्टेंस क्या R है, तो क्या हो जाएगा, R/n। तो क्या आ गया यहाँ पे, R डैश कितना आ जाएगा, R डैश आ जाएगा, R डैश आ जाएगा कितना, इक्वल टू 36/n। n भाग में बांटे तो एक का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 36/n। फिर समांतर क्रम में जोड़े, अगर एक समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जितना प्रतिरोध होगा उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर जैसे 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो उसका सबका वैल्यू R है, इसको समांतर क्रम में जोड़ें AB, तो RAB कितना हो जाएगा, इसका जो RAB मतलब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/3, अगर समान प्रतिरोध है तो। इसी तरह से क्या है, R डैश करके कितना प्रतिरोध है, मतलब R डैश का कितना प्रतिरोध है, N प्रतिरोध है, तो क्या हो जाएगा, R टोटल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए R टोटल कितना हो जाएगा, R डैश बाय N। यहाँ पर 3 प्रतिरोध था तो R/3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे N प्रतिरोध है तो R डैश बाय N हो गया। तो R डैश का वैल्यू क्या है, 36/n, तो क्या हो जाएगा, 36/n²। तो R टोटल अप्रभावी प्रतिरोध, वही R टोटल हुआ। R टोटल क्या बोला, 1 ओम है, तो 1 बराबर 36/n²। तो n² बराबर 36, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन सी मार देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में क्या बोल रहा है, एक छल्ले से धातु की 5 गेंदें सिल्क के धागे से अलग अलग टंगी हैं। गेंदें 1, 2 व 2, 5 एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जबकि गेंद 1, 3 और 4, 5 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो गेंद 2 पर आवेश के बारे में निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जाता है कि, तो हम जानते हैं कि एक समान चार्ज रहेगा, एक समान चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा। अगर एक समान चार्ज नहीं है, दोनों समान प्रकृति का नहीं है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर फिर निगेटिव पॉजिटिव भी है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव और निगेटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और समान प्रकृति का नहीं है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट का यूज करके, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 1 2 यहाँ पे एक चार्ज ये मान लिए,
फिर बोला 2 5, 2 5 पे 2 और 5, यहाँ पे चार्ज भी मान ली, यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहा, मतलब आकर्षित कर रहा। अब क्या बोला, 1 3, 1 3 मतलब यहाँ है 1 4 और 4 5, 4 और 5 यहाँ पे चार्ज, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा। तो गेंद 2 पर आवेश के बारे में निश्चित रूप से, अब यहाँ पे बोला एक दूसरे को आकर्षित कर रहा, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव होगा निश्चित रूप से, या फिर यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो गेंद 2 ना तो पता चला, गेंद बी यानी कि 2 ना तो पता चला ऋणावेशित है ना धनावेशित है, इसमें कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, उदासीन तो होगा ही नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर डी, जानकारी अपूर्ण है अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, घरों में प्रयुक्त होने वाली धारा, जो हम लोग घर में जो धारा प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में कौन सा धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा कहाँ पे, तो बैटरी में जो धारा होता है वो क्या होता है, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा घरों में और दिष्ट धारा बैटरी से जो धारा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में क्या है अंतर, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, समय के साथ अपना दिशा बदलते रहता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदलता है, इसको बोलते टाइम। ये हो गया आई, ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती हो गया। और दिष्ट में क्या होगा, दिष्ट में सीधा लाइनिंग होता है, टी आई, ये हो गया दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। जब हम ये क्वेश्चन नंबर 46 जो है ऑप्टिक्स का आ गया, इसको हम लोग ऑप्टिक्स में देखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 47, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती है, इसका तात्पर्य है कि वे जितना भी हमारे घर में जो सप्लाई जाता है, पिछले क्वेश्चन में ही देखा प्रत्यावर्ती धारा का सप्लाई जाता है कितना होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर सप्लाई जाता है। तो सभी परिपथ में क्या बोलता है कि 220 वोल्ट पे काम करता है। जितना भी हमारा बल्ब है, पंखा है, कूलर है, सब क्या होता है कि 220 वोल्ट पे काम करता है, 220 वोल्ट पे। इसका क्या मतलब है, तो सभी समांतर क्रम में जुड़ी होती है। इसका क्या मतलब है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम अगर रहेगा तो एक समान धारा प्रवाहित होती है श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है। तो सब में, पंखा में, बल्ब में, कूलर में अगर सब में वोल्टेज 220 वोल्ट पर ही सब काम कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि सब क्या है, समांतर क्रम में जुड़ी है। ठीक है। अब बोला जब विद्युत परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के दो लोड को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो वही बल्ब अधिक चमकेगा, 48 में देखेंगे बल्ब वही चमके। इसको तो शॉर्ट में याद रखेंगे कि इसको याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में अगर 10 वाट 2 बल्ब जुड़ा होगा तो जिसका कम वाट होगा वो जो है ज़्यादा चमकेगा, जिसका कम वाट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा। तो 40 वाट आंसर होगा। अगर यही समांतर क्रम में बोला जाएगा तो समांतर क्रम में क्या होगा, जिसका ज़्यादा वाट होगा वो अधिक चमकेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में कम वाट वाला अधिक चमकेगा। अब इसको हम जानेंगे कैसे, तो वही बल्ब चमकेगा जिसके पास क्या होगा, जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का क्षय ज़्यादा करेगा, मीन्स यूज ज़्यादा करेगा। तो यूज कौन ज़्यादा करेगा, तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्या है, श्रेणी क्रम में। तो इसका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आई कांस्टेंट रहता है, करंट श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब एक ही विद्युत धारा जाएगा। करंट क्या है, दोनों बल्ब में एक ही जाएगा, समान रहेगा, समान होगा। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R1, तो क्या हो गया 100 बटे आई स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग ऐसे समझते हैं कि 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है।
दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये 100 वाट का है और ये 40 वाट का है। तो हम इसको डिटेल में हम समझते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि जिस बल्ब में ऊर्जा की हानि या फिर जो बल्ब जितना ऊर्जा का क्षय करेगा, जितना ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा, वो बल्ब उतना ही ज़्यादा चमकेगा। तो हम P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। तो P1, अगर P1 की बात करें, यहाँ P1 ले तो V स्क्वायर बाय R1, तो R1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय 100 एंड R2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय 25। ये आ जाएगा इस फार्मूला से, दोनों का बल्ब एक का और बल्ब दूसरे का। तो यहाँ से क्या हो गया कि R2 ग्रेटर देन R1, ये क्लियर है, R2 ग्रेटर देन R1। तो हम अगर इस केस में लें, श्रेणी क्रम का केस लें, अब हम चलते हैं कि दोनों बल्बों को किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट एक समान होता है। P इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, P इक्वल टू VI को हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R। करंट चूंकि दोनों में सेम है, दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो P1 क्या हो गया, इसमें R2 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, R2 ग्रेटर देन R1, पहले से क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1। तो कौन ज़्यादा ऊर्जा का क्षय कर रहा है, ज़्यादा ऊर्जा का क्षय कर रहा P2 कर रहा है, इसीलिए 40 वाट आंसर हुआ इसका। यह जो है सही एक्सप्लेनेशन है। P1 इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R1। तो R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाय 100 एंड R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाय 25। अब हम ऊर्जा की क्षय की जो बात करेंगे, P इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R। श्रेणी क्रम में है, दोनों में करंट सेम है, तो जिसका R1 ज़्यादा उसका, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस R2 ज़्यादा है तो P2 ज़्यादा हो गया, R1 कम है तो P1 कम हो गया। तो क्या हो गया कि यहाँ पर कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, तो 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित है दो बल्ब, श्रेणी क्रम में इसको याद रखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। श्रेणी क्रम में अगर संयोजित है बल्ब तो कम वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। उसी तरह से अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है ऊपर वाला, नीचे वाला क्वेश्चन आने की संभावना है। एक इलेक्ट्रॉन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, दिया हुआ है B दिया हुआ है, इसको हम पहले मैग्नेटिक फील्ड का थ्योरी देख लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी सॉल्व कर ही लेते हैं। B इक्वल टू क्या है, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है, टू गुना 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V इंटू B। इसको याद रखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके थ्योरी वाले पार्ट में इसको देखेंगे। इस चीज़ को याद भी रखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला, कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर, कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या फार्मूला दिया गया, F इक्वल टू QVB। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, तो कितना हो गया 0.64 इंटू 10⁻⁻12, तो 64 इंटू 10⁻⁻14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद बी है।
दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग ये में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या कंडीशन है, इसको हिंदी में भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही लिखा जाता है। इसमें क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ से अगर ए पॉइंट से हम देखते हैं कि करंट दो भाग में बटा, इधर 2 ओम की तरफ भी और इस तरफ भी, उसके बाद फिर करंट ये इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है कि दोनों पैरेलल वाला, दोनों अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस में देखेंगे, इसके अक्रॉस में देखेंगे कि दोनों तरफ का रेजिस्टेंस का गुणनखंड इस दोनों के गुणनखंड के बराबर है, तो क्या होगा, इस ओर के करंट नहीं जाएगा, इस ओर के करंट नहीं जाएगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे क्या है 2 ओम, यहाँ पे क्या है 6 ओम, 2 गुना 6 कितना हो गया 12, और यहाँ पे क्या है 3 ओम, और यहाँ पे क्या है 4 ओम, 4 गुना 3 क्या 12। तो क्या हो गया 12 12 दोनों सेम हो गया, मीन्स ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड ब्रिज है। तो इस ओके करंट का फ्लो नहीं होगा, इस ओके करंट का फ्लो नहीं होगा। तो फिर इस ओके करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, फिर सीधा हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 3 और 4 6। अब ए बी के अक्रॉस हमको निकालना है रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में, तो क्या हो गया श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट 3 2 5 और यहाँ 6 4 10, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का क्या हो जाता है 2 अगर रेजिस्टेंस है तो आर टोटल कितना हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा 5 × 10, R1 × R2 बटे R1 + R2, 5 + 10। तो 5 गुना 10 बटे 15, 5 तिहाई 15 यानी कि 10 बटा 3 हो। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। हमेशा याद रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब अपोजिट जो है, बैलेंस कब होगा जब अपोजिट वाला, अपोजिट जैसे कि 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में बराबर होगा, तो फिर ये जो है बैलेंस ब्रिज कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बैलेंस ब्रिज के केस में क्या होगा कि जो ये 7 ओम लगा हुआ है इस होके करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे फिर निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है बहुत ज़्यादा। फिर अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें, 57 क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, एक विद्युत पंखा 50 वाट चिन्हित प्रतिदिन 20 घंटे चलता है, 30 दिन तक प्रचालित करने में खपत हुई ऊर्जा की कीमत 2 रुपया प्रति किलोवाट की दर से क्या है। हम 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर देन 1000 वाट आवर, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है। अब 1 यूनिट का खर्च कितना है 2 रुपया, वो भी दिया हुआ है। तो समय कितना हो गया घंटे में ही समय निकालना, समय कितना हो गया, यहाँ पे घंटा में समय लेंगे 20 × 30, 20 × 30 क्या हो गया 600 घंटे। पंखा कितने वाट का है, पंखा है 50 वाट का। पंखे का कितना है 50 वाट। तो हम अगर इसमें ऊर्जा खपत कितना हो गया, ऊर्जा खपत निकालें, ऊर्जा खपत तो क्या हो जाएगा 50 वाट का P × T, तो क्या P कितना है 50 वाट, समय कितना हुआ 600 घंटे, तो ये क्या आ गया वाट और आवर। तो 35 गुना 1000 वाट आवर, तो क्या हो गया 30, 1000 को किलो वाट आवर,
इसको हम क्या लिखेंगे 30 यूनिट। 1 यूनिट का खर्च 2 रुपया, तो 30 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा 60 रुपया। सिंपल है। इस तरह से हम लोग अपने घर में लोड देख करके हम लोग अपने घर का जो है यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने घर में यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने यूनिट का बिल आया तो उसको हम समझ सकते हैं कितना वाट का जो है हम लोग पंखा यूज कर रहे हैं और कितने घंटे यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग वाटेज वैल्यू निकाल के हम लोग बिजली का यूनिट निकाल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे 2 मीटर लंबाई वाले एक धातु के तार का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि तार का व्यास क्या है 1 मिलीमीटर है, तब इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता लगभग होगी। तो हम लोग 58 क्वेश्चन देखेंगे। अब 58 में क्या बोल रहा है, हम लोग प्रतिरोधक का जो जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाय ए। हमें निकालना क्या है ये रो, तो रो इक्वल टू क्या हो गया आर ए बाय एल। तो आर कितना दिया हुआ है 40 ओम। तार का व्यास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, व्यास यानी कि डी दिया हुआ है 1 मिली मतलब 10⁻³ मीटर, मीटर में ही लेना है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर। तब 0.5 तो क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। एरिया की अगर बात करें तो पाई 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो पाई की जगह पर हम लोग एरिया की जगह पर यहाँ पे रख दें 22/7 इंटू 0.5 गुना 10⁻³ का स्क्वायर बट्टे में लेंथ कितना है 2 मीटर 2। तो इसको हम 11 से काट दे रहे हैं 220/7। बटे 7 इंटू नहीं यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 440 गुना 0.25 गुना 10⁻⁻6 बट्टे में आ जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा 110/7 गुना 10⁻⁻6। अगर हम इसको करें डिवाइड करें तो 7 5 7 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम अगर ये करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 ओम के प्रतिरोध एक भुजा पर व्यवस्थित है, त्रिभुज पर व्यवस्थित है, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच का प्रतिरोध निकालना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 51 की बात करें तो एक त्रिभुज ए बी सी, अगर 2 ओम है 2 ओम है 2 ओम है तो बोल रहा है किसी 2 शीर्षों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 ओम और ये 2 ओम दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है। तो क्या बन गया, अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 ओम, उसके बाद ये 2 ओम, यहाँ पे पॉइंट आ गया ए, यहाँ पे आ गया पॉइंट बी। ठीक है, तो फिर 4 2 यहाँ पे समांतर क्रम में है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 4 × 2 बटा 4 + 2, तो 8/6 कितना हो गया 4/3 डी आंसर। एक विद्युत पंखा, यह सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है, विद्युत फ्यूज के लिए हमको क्या महत्वहीन है। तो मेनली तो विद्युत फ्यूज के लिए विशिष्ट प्रतिरोध होगा ही, मतलब विद्युत फ्यूज का मेनली क्या किस चीज़ पे बेस होता है, ऊष्मीय प्रभाव पे। ऊष्मीय प्रभाव H = I² R × T। तो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो एक तो एरिया पे, एक रो पे, एक एल पे।
तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। अगर एरिया भी हो जाएगा तो विशेष प्रतिरोध भी होगा, एरिया भी होगा और ये भी होगा। इसमें प्रवाहित धारा आई पर भी डिपेंड करता है विद्युत फ्यूज का ये। लेकिन अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल, अगर विद्युत फ्यूज का जो है विद्युत फ्यूज का वो जो जिस मटेरियल का बना होता है, तो उसमें अगर हम रेजिस्टेंस ही केवल कंसीडर करें तो ऑप्शन डी इसमें मार सकते हैं, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन है। मीन्स ऑप्शन डी ही है इसका आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें ऑप्शन डी ही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट वाले एक सेल को 3.9 प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? तो आर इंटरनल आंतरिक प्लस आर एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो 0.1 प्लस 3.9 इक्वल टू 4 ओम। एक बात हो गई। 2 वोल्ट वाले एक सेल में, तो हम लोग आई निकाल लेंगे तो V बटा आर। तो क्या हो गया? V बटा आर कितना हो गया? V बटा आर। तो V कितना है? 2, आर कितना है? 4, तो 0.5 एम्पियर। आप क्या बोल रहा है? सेल द्वारा 5 मिनट में दी गई कितनी ऊर्जा होगी? ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा? P इंटू टी। P इक्वल टू क्या है? V I इंटू टी। टी क्या हो जाएगा? सेकेंड में। तो V कितना है? 2 और फिर करंट कितना? 5। और हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि टाइम को हम लेंगे सेकेंड में। तो 5 मिनट है, 5 इंटू 60। तो क्या हो गया? यहाँ पे 0.5 एम्पियर है। तो 0.5 1 6 5 30 300 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 वाट और समांतर 60 वाट एवं 40 वाट बल्बों को समांतर में जोड़े जाने पर प्रभावी वाटेज क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर 56 में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब दो बल्ब या लिखा रहे लोड में फैन को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रभावी पावर P इक्विवेलेंट क्या होगा? P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। हम फिर अगर समांतर में जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। रेसिस्टेंस के केस में, प्रतिरोध के केस में क्या होता था? श्रेणी में P1 R1 प्लस R2 होता था। ये जो है यहाँ पर उल्टा हो रहा। श्रेणी में क्या हो रहा है? रेसिस्टेंस में समांतर में जो होता था वो श्रेणी में पावर वाले में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। समांतर क्रम में पावर के केस में P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो यहाँ पे हम वालों को किस में जोड़ रहे हैं? समांतर में। तो इसको हम मारेंगे बी आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करें एक ये नियम के अनुसार तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? वोल्टेज तो दोनों में कांस्टेंट रहता है। मीन्स अगर किसी दो बल्ब का लेंगे तो उसका वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर। P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। तो R1 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय 60 P1 60 और R2 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय 40। हम इसको अगर सॉल्व करें, ये इस चीज़ को तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम लोग को ध्यान में रखना ही है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं। तो हम R इक्विवेलेंट की बात करें, समांतर में जोड़ रहे हैं। R इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। समांतर क्रम में। इसको हम क्या निकालेंगे? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ बल्ब। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? अब 1 बटे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 60 बटे V स्क्वायर प्लस 40 बटे V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन, देन 100 आ गया। 1 बटे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा?
वी स्क्वायर बाय 100, ये आ गया समांतर क्रम। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो फिर पी इक्विवेलेंट निकालेंगे। पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर इक्विवेलेंट। तो वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बाय 100, वाह 100 गया ऊपर, तो ये कट गया तो बचा 100। तो आर इक्विवेलेंट पी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 100 वाट। तो इसको इस तरह से सॉल्व अगर वहाँ पे करें तो टाइम लगेगा, मीन्स हम लोग नहीं कर पाएंगे, इस आगे का क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। जब दो बल्ब या लोड को समांतर में जोड़ेंगे तो पी इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 होगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो P1 इंटू P2 बटा P1 प्लस P2 होगा। तो इस दोनों को कॉपी में स्टूडेंट नोट कर लें, इस दोनों फार्मूला को। मेनली फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है, जितने भी फार्मूला आ रहे हैं उसको अगर कॉपी में नोट करने पे मीन्स फिर से अगर रिवाइज करना हो तो फार्मूला पढ़ के हम एग्जाम देने चले जाएंगे। तो कॉपी में नोट करना, कॉपी कलम लेके बैठना स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट वीडियो देखने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। किसी ताप का प्रतिरोध इनमें से किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता, किसी ताप का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता, तार का प्रतिरोध। तो आर इक्वल टू क्या पढ़े थे, रो एल बाई तार की लंबाई पे, ए ऑप्शन करता है। तापमान पे तो करता ही है, तार के अनुप्रस्थ काट पे तो करता ही है, एरिया पे। तो आर्द्रता पे नहीं करता। 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रति वोल्ट, तो V इक्वल टू 54 नंबर देखो कितना क्वेश्चन ईजी है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, देन वोल्टेज दिया हुआ है 30, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो करंट हो गया कितना 3 एम्पियर। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 5 ओम 10 ओम 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका इक्विवेलेंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, ये भी देख चुके हैं। डायनमो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। डायनमो क्या करता है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या हुआ, ऊर्जा का स्रोत हुआ। तो ऊर्जा का एक स्रोत है, नहीं सॉरी ऊर्जा का स्रोत जो है, इसको देखो देखते हैं हम। डायनमो क्या करता है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, डायनमो ऊर्जा का परिवर्तक है। क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को बदल दे रहा है। किसमें, विद्युत ऊर्जा को बदल दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। तो ऊर्जा का क्या है, परिवर्तक है। यदि 12 ओम के प्रतिरोध से 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 1.5 एम्पियर। स्टूडेंट अपने से बनाए। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी हो चुका। 360 कूलम का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है। ये भी मीन्स जो भी क्वेश्चन है दोबारा आ रहे हैं, मतलब ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये में डाटा सहित सारा कुछ रिपीट हुआ है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो लगभग 20% क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि डाटा सहित रिपीट होगा, और 50 to 60% क्वेश्चन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो गारंटी है कि 60% क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आएंगे और सही करके आएंगे। तो इसीलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 360 कूलम का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो Q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 360 कूलम, टाइम क्या है 2 मिनट। 2 मिनट दिया हुआ तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। 2 × 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 सेकंड। ध्यान हमेशा रखना है कि टाइम को किस में लेंगे, इसमें सेकंड में लेंगे। तो फिर
तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई टी हो जाता है। तो Q बाई टी, Q कितना 360 बटे 120 कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 36 ओम प्रतिरोध वाले ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो स्टूडेंट इसको अपने से ट्राई करें। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 प्रतिरोध, जब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मीन्स दोबारा 2 बार आ चुका है एग्जाम में, इसको भी स्टूडेंट खुद से ट्राई करें। इसका आंसर होगा बी। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या रहता है। तो हम पहले ही बोले थे कि वोल्ट मीटर में 64 नंबर देके वोल्ट मीटर पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। अब देखो इसी से पता चलता है पिछला कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन आगे बन रहा है, पिछला कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन आगे बन रहा है, ये भी देखने वाली बात है। तो वोल्ट मीटर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान, वोल्ट मीटर का बोले थे किस में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्रम में जोड़ते हैं। और इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध अनंत होता है, बहुत ज्यादा होता है प्रतिरोध अनंत। अगर प्रतिरोध होगा तो करंट कितना जाएगा, जीरो। प्रतिरोध अगर बहुत ज्यादा होगा तो करंट कितना जाएगा, करंट तो कम ही जाएगा। करंट, विद्युत धारा कितना जाएगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल, मैंने शून्य के बराबर। अगर इन्फिनिटी है तो शून्य के बराबर। प्रतिरोध क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, निम्न में से किस तरंग का तरंग है, इसको हम साउंड चैप्टर में देखेंगे। 20, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका आंसर कितना आता है 120 यूनिट शायद आता है, इसको देखेंगे। ये स्टूडेंट अपने से ट्राई करेंगे। एक किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा हो सकती है, किलोवाट घंटा से कितना, ये तो हम 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 1 यूनिट होता है ना, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट। तो इसमें कितना ऊष्मा आएगा, तो 1 ऊष्मा के लिए क्या होता है, जूल। 1 किलो का 1000 वाट, वाट ही रहेगा। घंटा को हम लोग क्या बदलेंगे सेकंड में, 60 इंटू 60, तो ये क्या हो गया वाट, और ये बन गया सेकंड में, तो कितना हो गया 3600 गुना 1000 क्या जूल। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन ए में 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 210 वाट के विद्युत बल में 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित होगी, तो 68। कैलोरी में ऊष्मा पूछ रहा। H इक्वल टू पावर, पावर इंटू टाइम। पावर कितना 210, टाइम किसको सेकेंड में लेंगे, 5 इंटू मिनट में, 5 इंटू 60, तो 210 गुना 300, तो 63,000 ये हो गया जूल। हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो हमको जूल से बनाना है कैलोरी, तो इसमें 4.2 से भाग दे देंगे, 63,000 डिवाइड बाय 4.2, तो लगभग 15,000 जूल आएगा, 15,000 कैलोरी आएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, तो धारा मापी अमीटर होता है, ये तो नहीं है। वोल्ट मीटर ये भी नहीं है। गैल्वेनोमीटर ये भी नहीं है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे ट्रांसफार्मर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही आधारित होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 36 ओम ये फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, इसका ऑप्शन क्या सी आंसर होगा, इसको खुद से बनाएं। 3 प्रतिरोध बोल रहा है कि ABC 71 नंबर क्वेश्चन नंबर 71 में 3 प्रतिरोध एक भुजा एक त्रिभुज बनाते हैं। 3 प्रतिरोध का एक त्रिभुज है, इसमें क्या है 20 ओम का है, 30 ओम का है
और 50 ओम का। तो ए बी कितना है, ए सी ये बी, बी तो कितना है, ए बी कितना है 20, बी सी कितना है 30 और ए सी 50। तो ए सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो क्या हो गया 50, 30 20 50 और ये 50। अगर सेम प्रतिरोध रहे तो क्या होता है कि जितना प्रतिरोध, एक समान प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, उस प्रतिरोध का जितना प्रतिरोध हुआ उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 प्रतिरोध है, 2 से डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा, 25। ये सब शॉर्ट में करने के लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आर इक्विवेलेंट आर इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 में करते रहो, समय इसमें ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, एक समान प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जितना प्रतिरोध है उसको डिवाइड कर देंगे जितना प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रतिरोध। विद्युत प्रेस में उष्मा अवयव किसका बना होता है, विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का बना होगा उष्मा अवयव। टंगस्टन किस में, बल्ब में टंगस्टन यूज होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, बल्ब में, बल्ब में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका शायद 300 जूल आता है आंसर, इसको स्टूडेंट खुद से बनाएंगे। 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ो 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा क्या होगी। तो 74 का देखें तो क्या होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर P इंटू टी, प्रति सेकेंड बोला तो 1 सेकेंड का P इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय आर इंटू 1, भी कितना 20 गुना 20 बटे 4 तो 5 यानी कि 100 जूल। ऑप्शन सी। तांबे के एक विशेष टुकड़े की न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना, उसकी लंबाई और व्यास क्रमशः होनी चाहिए। तो R इक्वल टू हम जानते हैं क्या, R इक्वल टू रो एल वाई, हमको न्यूनतम प्रतिरोध लेना है तो L क्या लेंगे, न्यूनतम लेंगे, L न्यूनतम जो सबसे कम होगा न्यूनतम लेंगे, और A क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे, अधिकतम लेंगे। तब हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या होगा कि प्रतिरोध जो है न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम लेंथ किसका है L/2 और अधिकतम एरिया किस में है 2D, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। R इक्वल टू रो एल बाई ए पे लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए होंगे। हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।